हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर जो हम कर रहे थे इससे पहले उस चैप्टर के हम आगे का पार्ट करेंगे जो रह गया था। तो व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work। इसका मतलब है कि ये ऐसी सिचुएशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें पीपल हु आर विलिंग, जो चाह रहे हैं काम करना और कर भी सकते हैं जो वेज रेट चल रहा है उस पर, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क, राइट? दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है, पीपल आर विलिंग, एबल टू वर्क एंड दे गेट दैट वर्क। इसमें दे आर नॉट गेटिंग दैट वर्क। क्लियर? दिस इज डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो आपका आता है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है? तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटे बच्चे, कि जितने लोगों को के काम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उस जगह काम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस ज़्यादा लोग एंगेज हो गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो एक फैमिली के पास इतनी ही लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड की अगर बात करें, नंबर ऑफ़ मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं टाइम के साथ, बट लैंड का साइज़ नहीं बढ़ रहा है और सब लोग एग्रीकल्चर में ही एंगेज है। तो उस प्रोडक्टिविटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो कम ही हो रही है, उसके अंदर कुछ बढ़ नहीं रहा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी एडिशन होने से, कि एक नया मेंबर आया तो कुछ एडिशन हो जाएगा प्रोडक्शन में या ज़्यादा कुछ हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ज़्यादा लोग एंगेज हैं जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि पूरे मतलब आपके पास काम है पर आप पूरे साल आपके पास काम नहीं है, कुछ टाइम आप बिना काम के हैं। तो जैसे आप एग्रीकल्चर में देखें, क्रॉप जो होती है वो सीज़न के कुछ टाइम पे होती है, मतलब पूरे टाइम साल में जो अगर फार्मर कोई खेती कर रहा है वो पूरे साल बिजी नहीं रहता। जब तक उसको बोना है, उसका कल्टीवेशन है, उसको काटना है, बेचना है, उतना टाइम ठीक है, बट बाकी टाइम वो खाली है। तो उससे क्या है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। वो पूरे टाइम, पूरे साल उसके बाकी टाइम उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कहने को वो काम है बट पूरे साल नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अकर्स एट सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट बात करें, दैट इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट्स अ सिचुएशन इन विच पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल टू गेट वर्क। कि इसमें जो पर्सन है वो चाहता भी है करना, कर भी सकता है, पर उसको काम नहीं मिल रहा है। तो ये ओपन एम्प्लॉयमेंट आप आराम से काउंट कर सकते हो। जैसे इसमें अगर डिसगाइज्ड की बात करो तो आप बोलोगे दैट पर्सन इज़ एम्प्लॉयड एटलीस्ट। सीजनल की बात, चाहे प्रोडक्टिविटी काम है, सीजनल में भी क्या है, दैट पर्सन इज़ एम्प्लॉयड बट नॉट फुल ईयर। बट इसमें क्या है, उसके पास काम ही नहीं है। दिस इज़ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड यू कैन काउंट इट, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता चल गया कि क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अब हमें देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ये अनएम्प्लॉयमेंट, रीजंस बिहाइंड दिस। तो पहला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जिस स्पीड से वो ग्रो करनी चाहिए, जिस तरह से, उस तरह से ग्रो नहीं कर रही है। ग्रो नहीं कर रही है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, जीडीपी उतनी नहीं है, तो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जितनी जनरेट हो सकती हैं वो नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। नंबर 2, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये वाला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितनी पोजीशंस हैं, जहाँ जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए उस हिसाब से वो कम है और पॉपुलेशन जो है उसके हिसाब से ज़्यादा है। तो ये सेकेंड रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट का। नंबर 3, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे है उस पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और अभी भी हम पुराने मेथड से एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो प्रोडक्शन उतना नहीं होता, तो इसलिए भी हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। नंबर 4, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम।
जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो, उसमें क्या है, इतने इंजीनियर्स डेली हर साल निकल रहे हैं, हर साल कितने डॉक्टर्स निकल रहे हैं, हर साल कितने MBAs निकल रहे हैं। पर अब आप ये सोचो कि ये सब तो ठीक है, पर कितनी रिक्वायरमेंट उनकी है। जितने बच्चे निकल पा रहे हैं, हर साल निकलते हैं, क्या उन सबको जॉब मिल पाती है? उनको कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना पड़ता है अपनी सैलरीज़ में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एजुकेशन इज़ ओके, लेकिन जो एक स्किल उन लोगों को चाहिए, जो टेक्निकल नॉलेज उन लोगों को चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो एक तरह से हमारे जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है, उसको ठीक करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 इज़ आपका स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ हमारी जिस तरह बढ़नी चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ता, तो उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता, बट बहुत ही स्लो ग्रोथ है इंडस्ट्रीज़ की। डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो हमारी हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, बिकॉज हमारा जो इंडिया सबसे पहले इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, और जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनके यहाँ डिक्लाइन शुरू हो गया था हमारा। तो ये वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये भी, इन पे भी वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि इस मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उसमें क्या है, उनके सामने ये इंडस्ट्रीज़ कहीं स्टैंड नहीं कर पाती हमारे यहाँ, और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। क्योंकि अभी क्या होता है, जो लोग हैं उनकी एक तरह से देखें तो डिमांड जो है चीज़ों के लिए वो चेंज हो गई है, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डिमांड नहीं है। तो नेचुरल है, जो लोग इसमें एंगेज थे पहले, वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज़ फॉल्टी प्लानिंग। फॉल्टी प्लानिंग हम बोलेंगे कि हम अभी भी हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेबर इंटेंसिव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि इतने जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे डेयरीज़, पोल्ट्री, फिशरीज़, इन सारे फील्ड्स में भी हम लोग जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, बट वो अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट आपका है इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। जो एक एम्प्लॉयमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए, हर कंट्री में प्रायोरिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को, वो हमारे कंट्री में अभी तक नहीं दी गई है। तो ये नेक्स्ट इसका कॉज है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ लो कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। तो हमारे यहाँ बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, क्योंकि अगर उनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करा जाए तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो पाएंगी। तो इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम आगे का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब क्या है, रेमेडियल मेजर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमें पता चला एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे रेमेडीज़ क्या हैं, किस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेचुरली जो इसकी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं को अगर हम ठीक कर लें तो वही उसके मेजर्स हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ GDP। अगर हमारी GDP बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, जो हमारी GDP जितना GDP बढ़ती है बेसिकली उस हिसाब से हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो GDP का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रोडक्शन होगा उतने लोगों को आउटपुट होगा, उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। गवर्नमेंट को पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, ज़्यादा वर्क करना चाहिए, जिससे ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर जो हमारी इकॉनमी पे पड़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रहा है, वो कम हो पाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल पाए। नंबर 3 डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको थोड़ा सा अगर हम लोग मॉडर्न कर दें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा दें, रिफॉर्म्स ले आएँ अपने लैंड लॉ जो है हमारे लैंड के लॉज, उनमें टेक्नोलॉजी बेटर यूज़ करने लग जाए, एक रिवॉल्यूशन लिया है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। ठीक है। फिर एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। इसमें क्या है, अच्छा इसके अंदर क्या है
कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी कम हो गई हैं, डिक्लाइन हो गई हैं, उनको बेसिकली एनकरेज करना चाहिए। कैसे? उनकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है। उनको अगर फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए उनके प्रोडक्ट में कि कैसे अच्छा कर सकते हैं, उनको जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, वो इजीली उनको प्रोवाइड हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएँ कि उनको इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल रही है और वो अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर उनको मिल जाएँ तो इससे वो हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है, वो जो सेक्टर है, वो भी डेवलप होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से आप बोल सकते हैं किसी भी कंट्री या इकोनॉमी की इट्स लाइक जस्ट अ बैकबोन, क्योंकि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो हमारा सेक्टर है वो ग्रो करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी हेल्थ भी अगर अच्छी होगी, एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इन सब पे अगर वर्क करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो फुल कैपेसिटी से बढ़ेगा और मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट विल गेट जनरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल की वेज और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। इससे क्या है, लोगों को ईज़िली जॉब्स के बारे में पता हो, उनको मिल पाएँ और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए जाएँ। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे जितनी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सब उसके अंदर आती हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से मतलब उसको इम्प्रूव नहीं करा जा रहा, तो दैट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वहाँ इम्प्रूव होगा तो डायरेक्टली जो जॉब सीकर्स हैं उनको पता चल पाएगा कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से एरियाज़ हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। उनको डिटेल्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, दे विल गेट इंफॉर्मेशन देयर ओनली। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेनिंग, स्किल्स, उनकी प्रोडक्ट मार्केटिंग की, ये सब में हेल्प करना पड़ेगा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए, कि लोग सिर्फ वेज एम्प्लॉयमेंट में के भरोसे ही ना रहें, खुद का जितना मैक्सिमम काम शुरू कर सकें, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिल पाए तो वो ईज़िली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी जो एजुकेशन है दैट शुड बी मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड, कि जिस तरह की जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की ट्रेनिंग और जिस तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड है वो लोगों को दी जाए। तो ये एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में प्रॉब्लम ना आए। एंड लास्ट इज़ मैन पावर प्लानिंग। गवर्नमेंट को जितने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि जो अभी मैन पावर जो है हमारे पास उसको देखना पड़ेगा कि जो आगे मार्केट में प्रोफेशनल किस तरह के कोर्सेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं, किस तरह की जॉब्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी, उसके अकॉर्डिंगली अपनी मैन पावर को ट्रेन करे, उस तरह से उनको एजुकेट करे जिससे उनको जॉब्स में लेने में प्रॉब्लम ना हो और जितना वो डिज़र्व करते हैं सैलरीज़ उतना उनको इजीली सैलरीज़ मिल पाएँ। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। अब क्या है, ये लास्ट टॉपिक है और इसमें क्या है, बाई चांस अगर आपका कुछ कोई क्वेश्चन इसके बेस्ड आ जाता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में अगर आपको बताना है तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर बताएं तो उसके बारे में हम बोलेंगे। गवर्नमेंट ने एक MG नरेगा करके 2005 में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 100 डेज़ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है कि अगर आपके पास कुछ और काम नहीं है तो आप साल में एटलीस्ट 100 डेज़ का काम जो है वो इस पॉलिसी प्रोग्राम के अंतर्गत मिल पाएगा, MG नरेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट जो देती है वो दो तरीके से देती है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने भी आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज दिखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दिखते हैं, वो सारा वो काम है जो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एम्प्लॉय किए हैं अपने डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोडक्शन को अपना इंक्रीज़ करना चाहती है। अब अगर गवर्नमेंट अपना प्रोडक्शन, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, प्रोडक्शन बढ़ा दे गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे क्या होगा
जितना वो प्रोडक्शन अपना बढ़ाएगी उसको उतनी ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर वो रॉ मटेरियल या जो चीज़ चाहिए उसको, वो सर्विसेज अगर वो किसी प्राइवेट से ले, तो इनडायरेक्टली प्राइवेट को अपना वो आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट लोगों को देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ना जाके गवर्नमेंट इस तरह से भी अपने खर्चे बढ़ा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तो ये एक दूसरा तरीका है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, डायरेक्ट मेथड्स एंड इनडायरेक्ट मेथड्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नंबर 3 इज़ पीएम रोज़गार योजना। इसमें ये एक योजना प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है। इसके अंदर भी मतलब ये एम्प्लॉयमेंट का ही जनरेशन के प्रोग्राम के अंदर उसमें आता है। और एक होती है स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना। बेसिकली ये नाम है, और ये अगर आपको पूछा जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, तो आप ये सारे नाम बस आप याद कर लीजिए और ये आपको लिखने पड़ेंगे उसमें बताने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया है चैप्टर और क्लियर भी हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे चैप्टर्स जितने बचे हैं उनको और फटाफट कवर कर दूँ, और आपको फटाफट मतलब 15-15 मिनट्स की वीडियोस में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।